आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पता चलती हैं, वो 5 बातें, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि हमला ख़वातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं, छोटी-छोटी सी बात को लेकर बस वो दिल पे बैठ जाती हैं और उसके बाद या तो अपना बीपी हाई कर लेती हैं, रोने लग जाती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। सो इस वीडियो को देखिए, हो सकता है इसमें ऐसी ही कोई मिसकंसेप्शन हो जिसको लेकर आप परेशान हो रही हों। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन और बहुत ज़्यादा जो है वो देखे जाने वाली एक जो प्रॉब्लम है वो है बच्चा उल्टा होना। मेरे पास चौथे 5वें महीने में लोग जब अल्ट्रासाउंड करवा कर आते हैं तो वो आके परेशान हाल बैठे होते हैं, यहाँ तक कि कई दफ़ा उनको पानी पिलाने तक की नौबत आ जाती है कि डॉक्टर साहिबा हमें तो एनोमली स्कैन में डॉक्टर ने बता दिया है कि बच्चा उल्टा है, तो अब क्या होगा? क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी? क्या हमारा ऑपरेशन होगा? और बस वो उस उल्टे बच्चे को, चाहे वो तीसरे, चौथे, 5वें महीने की जेस्टेशन है, उसी पे लेकर परेशान हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, इस चीज को समझो कि अगर आपका बच्चा 5वें माह में उल्टा आ रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो 9वें महीने तक उल्टा ही रहेगा। बच्चा जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। कभी हो सकता है उसी टाइम पे अगर आप आधे घंटे के बाद जाके वही अल्ट्रासाउंड कराती तो वो बच्चा सीधा हो चुका होता, आड़ा हो चुका होता, टेढ़ा हो चुका होता। 5वें महीने पर, यहाँ तक कि मैं तो कई दफा कहती हूँ कि 8वें महीने तक भी अगर आपका बच्चा उल्टा आ रहा है और बच्चे का पानी जो है वो एडिक्वेट है, नॉर्मल है, तो बच्चा सीधा हो सकता है। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि हमने एक पेशेंट का सी सेक्शन प्लान कर दिया था कि सुबह आपका सी सेक्शन है क्योंकि आपका पहला बच्चा है और आपका बच्चा उल्टा है। मेरी एक रूटीन है कि मैं हमेशा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करने से पहले स्कैन की प्रोब लगा के उसके फीटल हार्ट, उसका लाइव चीजें जो है वो सारा कुछ एक दफा जरूर देख लेती हूँ। उसका सेक्शन हमने 38+3 वीक्स पे प्लान कर दिया था। पेशेंट गई, एडमिट हो गई, डॉक्टर ने मुझे कॉल की, जी मैडम आप आ जाए। 10 बजे का हमारा सी सेक्शन का टाइम था। 9:30 बजे मैं वहां जाकर पहुंची और मैंने उसी तरह जो मेरी रूटीन थी प्रोब रखा तो बेबी सीधा हो चुका था। हमने सेक्शन को कैंसिल किया, पेशेंट को छुट्टी दी, उसे घर भेजा और 8 या 9 दिन के बाद जो थी वो पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो गई। ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि अगर किसी भी टाइम पे आपका बच्चा ब्रीच आ जाता है, उल्टा आ जाता है, तो वो उल्टा ही रहेगा। अगर बच्चे का पानी एडिक्वेट है तो बच्चा मूव करता रहता है और बच्चे की मूवमेंट जो है वो मूवमेंट से आपके बच्चे की पोजीशन चेंज हो सकती है। सेकंड, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है कि हर दफा पेशेंट्स को टेंशन होती है, डॉक्टर साहब आप पहले उन्होंने ये डेट दी थी अल्ट्रासाउंड वालों ने, अब ये डेट दे दी है, तो ऐसा क्यों है कि अल्ट्रासाउंड पे हमारी डेट्स बदल जाती हैं। उसके लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जो आपकी 3 डिलीवरी डेट्स होती हैं। पहली डेट वो होती है जो हम आपके पीरियड से निकालते हैं, दूसरी डिलीवरी डेट वो होती है जो आपका स्कैन आपको देता है, और तीसरी डिलीवरी डेट वो होती है जब आपकी डिलीवरी होती है। और वो कब होती है? जब आपका बच्चा रेडी हो जाता है। When the baby is ready to deliver, बच्चा डिलीवर हो जाएगा। जब आपकी बॉडी रेडी है डिलीवरी के लिए, बच्चा डिलीवर हो जाएगा। इस चीज का जो एक मिसकंसेप्शन है कि स्कैन पे डेट्स चेंज आ रही है, उसकी साइंस ये है कि एक खातून अगर 4 डिफरेंट लोगों से 4 डिफरेंट मशीन पे अल्ट्रासाउंड कराएगी तो हर मशीन पे डेट डिफरेंट आएगी। उसकी वजह यह है कि ये ऑटोमेटिक होती हैं, कंप्यूटराइज्ड होती हैं, और ये पर्सन टू पर्सन, रेडियोलॉजिस्ट टू रेडियोलॉजिस्ट भी डिफर करता है कि अगर एक चीज की मेजरमेंट है, उससे बेशक थोड़ा सा 0.सेंटीमीटर्स का भी, 0.मिलीमीटर्स का भी फर्क आ जाता है, तो आपकी डेट आगे पीछे 1-2 दिन हो जाती है, कई दफा एक हफ्ता भी डेट ऊपर नीचे हो जाती है। उसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 8 वीक्स का अल्ट्रासाउंड मौजूद है, आपके पीरियड्स की डेट मौजूद है, तो आपकी ड्यू डेट हम अकॉर्डिंगली ही लेकर जाते हैं। और स्पेशली जब आप 9th मंथ में चल रहे होते हैं, नियर टू योर डिलीवरी होते हैं, तब तो हम उन डेट्स को बिल्कुल बॉदर नहीं करते, क्योंकि आपका हेड नीचे जा रहा होता है तो डेट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। एनदर मिसकंसेप्शन, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर पेशेंट्स परेशान हो जाती हैं कि हमारा वेट जो है वो लूज हो रहा है तो हमारा बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है
कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 80% जो लेडीज होती हैं, जो हामला खवातीन होती हैं, उनका वेट लूज होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो आपसे प्रॉपरली डाइट नहीं ली जाती, कि लोगों को नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है। तो फूड की एब्जॉर्प्शन जो है उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली वेट गेन नहीं होता, और ना ही पहले तीन माह में आपके बच्चे का वेट को इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके वेट गेन से आपकी हम वेट को देखें कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा या आपका वेट गेन नहीं हो रहा। सो इन सेंस कि आपका वेट अगर पहले 3 माह में कम भी हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन अगर कम भी हो रहा है तो ये नॉर्मल है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन और परेशानी वाली बात जो अक्सर मैंने सुनी है कि अगर हम अपनी क्रेविंग के हिसाब से नहीं खाएंगे तो इसका मतलब है वो फूड बच्चे को नहीं लगेगा। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, कुछ को स्पाइसी की, कुछ को फास्ट फूड की, तो वो ये कहते हैं कि, और स्पेसिफिकली कुछ चीजों को हम मना करते हैं कि ये चीजें आपने नहीं लेनी, लेकिन उनको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो मुझे आके कहते हैं कि अगर हमने वो नहीं खाएंगे तो हमारे बड़े कहते हैं कि उसका असर फिर हमारे बच्चे पे नहीं होगा। सो दिस इज ऑल रबिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने क्रेविंग के हिसाब से नहीं खा रही तो इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आपके डॉक्टर ने आपको वो मना किया है तो आपको वो नहीं खाना। जैसे आप कुछ लोगों को तो ये चूना, गाची, मट्टी, कोयला, इनकी क्रेविंग होती है, तो क्या मैं उनको खाने दूंगी? हरगिज नहीं। क्रेविंग हैज नथिंग टू डू विद द हेल्थ ऑफ योर बेबी। इसके अलावा एक और जो परेशानी वाली बात होती है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही नॉर्मल बात है, अनलेस कि वो इन्फेक्टिव ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिस्चार्ज जो है वो इन्फेक्शन नहीं है? अगर तो आपकी डिस्चार्ज में स्मेल नहीं है, अगर आपके डिस्चार्ज से इचिंग नहीं हो रही, अगर आपका डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट है, तो दैट मीन्स आपका एक नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो इस्ट्रोजन बेस्ड है, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और जिसका होना जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह से आपकी जो किनाल है, वेजाइनल किनाल है, वो लुब्रिकेट हो रही होती है। हाँ, अगर आपके डिस्चार्ज जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का है या दही की तरह है, फुटकड़ियों की तरह है, और आपको खारिश होती है, रैशेस होते हैं, फाउल स्मेल आती है, तो फिर डेफिनेटली वो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है और उसको आपको घर पे ट्रीट नहीं करना, बल्कि आपको डॉक्टर के पास आना है। हम आपका सैंपल लेते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं, तो जो ड्रग्स उस डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होती हैं हम आपको वो मेडिकेशंस दे देते हैं। सो डिस्चार्ज का इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव होने, दोनों चीज़ों का डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली आपकी डॉक्टर ही कर सकती हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मिथ जो है कि जी देसी घी जो है अगर हम 9वें महीने में लेंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो क्या देसी घी लुब्रिकेट कर देगा, बच्चे का हेड स्लिप कर देगा कि आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज अगर आपको देसी घी खाना है तो आप उसमें सालन बनाकर खा लें, उसमें खाना बना के खा लें, अपनी रोटी पे लगा के खा लें, लेकिन प्लीज रॉ देसी घी ना खाएं। आपका वेट पुट ऑन होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप रॉ लेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अमाउंट में लेंगे, सालन में होगा तो एक नेग्लिजिबल सी अमाउंट आपकी बॉडी में जाएगी। लेकिन जो लोग खाली दूध में डाल के लेते हैं या रॉ लेते हैं वो ज्यादा लेते हैं, और उससे आपका जो गट है, आपका डाइजेशन जो है, निजाम हजम बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। आपको लूज स्टूल्स हो सकते हैं, मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जिसका असर आपके बच्चे पे भी हो सकता है। सो प्लीज ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनसे आपको हरगिज परेशान नहीं होना है। जो इनकी रेमेडीज बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको अवॉइड कीजिए। बहुत शुक्रिया।